हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द सैलरीज चैप्टर। तो भाई अलाउंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का पोर्शन हमने कवर किया। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किया अलाउंसेस। तो सैलरी के साथ जो भी अलाउंसेस एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं वो सब भी टैक्सेबल होंगे जस्ट लाइक सैलरी। तो भाई आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सैलरी तो बहुत कम थी, अलाउंसेस मेरे को बहुत ज़्यादा मिले थे तो मेरे को टैक्स मत लगाओ। टैक्स तो हम लगाएंगे कि अगर तुम्हारे को सैलरी सैलरी बोल के दी जा रही है या कुछ भी पैसा तुमको कुछ और बोल के दिया जा रहा है तो भी हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तुम तो क्या हुआ, तुमने उसको नाम दे दिया कुछ और, तुमने उसको नाम दे दिया हाउस रेंट अलाउंस, तुमने उसको नाम दे दिया मेडिकल अलाउंस, तुमने उसको नाम दे दिया प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, तुमने उसको नाम दे दिया कार अलाउंस। तो क्या हो गया अगर तुमने उससे कुछ भी और नाम दे दिया? हम नहीं मानेंगे भाई, नेम इज इररेलेवेंट। हम लोग तुम्हारे को टैक्स करेंगे तुम्हारी सारी की सारी इनकम पे, भले ही वो तुम सैलरी के नाम से दो, भले ही तुम किसी और अलाउंस के नाम से दो। हाँ, कुछ जेन्युइन केसेस में जहां इनकम टैक्स एक्ट को लगता है बिल्कुल जेन्युइनली टैक्स का रिलीफ देने का जरूरत है, वहां पर इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट भी कर दिया है, वहां पर उसको टैक्स फ्री कर दिया है। बट लार्जली सारे के सारे अलाउंसेस स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज देते हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स देते हैं, उन सबको टैक्सेबल रखा गया है। और हाँ, टैक्स कंप्यूट करने का टैक्सेबल कंप्यूट करने का तरीका बताया गया है। तरीका क्या भाई? कंपनी ने जो तुम्हें अलाउंस दिया उसमें से माइनस कर दो एग्जेम्प्ट अलाउंस, जो बैलेंस बचेगा वो होगा टैक्सेबल अलाउंस। तो तुम्हें कंपनी ने 10,000 रुपए दिया एज अलाउंस, रूल बता देंगे इस 10,000 रुपए में से कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना बैलेंस माइनस कर लेना, तुम्हारा टैक्सेबल अलाउंस निकल के आ जाएगा। और हमने क्वेश्चंस भी करे बहुत सारे पिछले अपने वीडियोस में रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी एंड हाउ टू कंप्यूट द एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो अलाउंस का क्या मतलब? अलाउंस का मतलब कैश में तुम्हें कुछ अमाउंट दिया जा रहा है ये कह के कि भाई ये तुम्हारी सैलरी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो ये बोल के तुम्हें कैश दिया जा रहा है, तुम्हें मनी दिया जा रहा है, उस मनी को, उस कैश को जो तुम्हें दिया जा रहा है, चाहे तुम उसको जो भी नाम बोलो, हम उसे टैक्सेबल करने के तरीके अपने सैलरी के सेक्शन से सीखेंगे, अपने सैलरी के पोर्शन से सीखेंगे, जो हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में सीखा भी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर है कि अलाउंसेस के नाम पे भी अगर तुम कुछ भी पैसा दोगे, अगर तुम किसी भी तरह का मनी दोगे अलाउंसेस के नाम पर, अगर तुम किसी भी तरह का कैश या बैंक में हमारे मनी ट्रांसफर करोगे, मतलब एम्प्लॉय के खाते में पैसा डालोगे, चाहे वो किसी भी नाम से डालो, हम लोग उसको टैक्स किए बगैर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी साजिश भी हो सकती है। किस चीज की साजिश हो सकती है? साजिश ये कि तुम अपनी सैलरी को कम दिखाना चाहते हो ताकि एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबिलिटी कम आए, एम्प्लॉय कम टैक्सेबल हो, और तुम एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हो। तो तुमने अलाउंस के नाम पे सैलरी ही दी, सैलरी तो कर दी बहुत कम, अलाउंस कर दिया बहुत ज्यादा, तो सरकार तो नुकसान में आ जाएगी ना। इस सरकार के नुकसान को बचाने के लिए सरकार ने बोला पैसा चाहे किसी भी रूप में दो, चाहे किसी भी फॉर्म में दो, चाहे उसको कोई भी नाम दो, उसकी टैक्सेबिलिटी तो भाई हम ही डिसाइड करेंगे, अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो तुमने अलाउंसेस के नाम से पैसा दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको भी टैक्स करेंगे। और अगर तुमने सैलरी के नाम से अगर अपना पैसा दिया तो डेफिनेटली हम उसे टैक्स करेंगे। अरे भाई तुमने सुना भी होगा, जब भी कैंपस की बात होती है, सीएमए कैंपस में क्या सैलरी पैकेज लगा बोला जाता है, क्या सैलरी पैकेज लगा, ये नहीं बोला जाता क्या सैलरी लगी, क्या सैलरी पैकेज लगा। सैलरी पैकेज का मतलब ही ये है भाई कि सैलरी के साथ साथ हमें सिर्फ सैलरी मत बताओ, सैलरी के साथ साथ जो तुम्हें और आसपास की चीजें मिली है ना, जो सैलरी जैसी हैं वो भी बताओ। सैलरी जैसे मतलब क्या कोई इंसेंटिव या बोनस मिलेगा तुम्हें, क्या कोई अलाउंसेस मिलेंगे क्या तुम्हें, या तुम्हें कोई परक्यूजिट मिलेगा? तो पैकेज बताओ पूरा का पूरा। सिर्फ सैलरी का अमाउंट तो बहुत कम होगा, उसके साथ अलाउंसेस और परक्यूजिट्स भी जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा बनेगा सैलरी पैकेज। और तभी बोला जाता है कैंपस में कि हमें क्या बताओ, सैलरी पैकेज बताओ। सैलरी पैकेज इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द मनी विच इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स कंपनी। तो अब अगर महत्वपूर्ण सैलरी पैकेज है तो डेफिनेटली टैक्सेबल भी क्या होना चाहिए, सैलरी पैकेज।
तो ये तो हुई भाई अलाउंसेस की बात। अलाउंसेस हमें मॉनेटरी फॉर्म में दिया जाता है, जो कंपनी हमको मॉनेटरी फॉर्म में अलाउंसेस देती है और हमको बोलती है कि भाई तुम अपने खर्चे इन अलाउंसेस से मीट कर लेना, या हम तुम्हें स्पेसिफिक खर्चे मीट करने के लिए ये वाले अलाउंसेस दे रहे हैं, कंपनी हमको ऐसा बोलती है। तो ये अलाउंसेस तो डेफिनेटली टैक्सेबल होते ही होते हैं, ये वाले अलाउंसेस को हम टैक्सेबल रखेंगे। अब एक थर्ड कंपोनेंट आ जाता है सैलरी और अलाउंसेस के अलावा, वो है परक्विजिट। सर ये क्या है परक्विजिट? तो भाई सेक्शन 17(1) था सैलरी और अलाउंसेस का, सेक्शन 17(2) है परक्विजिट का। सर अब ये क्या होता है परक्विजिट? परक्विजिट का मीनिंग क्या है, परक्विजिट के मायने क्या है, और परक्विजिट क्या कहलाता है, क्या चीज है ये परक्विजिट? ठीक है भाई, तो आओ अब हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट। अब भाई देखो, एम्प्लॉयर को तो ना बेनिफिट पहुंचाना है अपने एम्प्लॉय को कुछ भी करके, और ये भी इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय का ना टैक्स कम से कम लगे। सर एम्प्लॉयर को ये क्यों इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय का टैक्स कम से कम लगे? अरे एम्प्लॉयर इसीलिए इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय का टैक्स कम से कम लगे ताकि एम्प्लॉय की इन हैंड सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि एम्प्लॉयर ये कह सके अरे मैं तुम्हें इतने महीने का इतने रुपए दे रहा हूं। अगर टैक्स कट जाता है ना तो एम्प्लॉयर अपना सीना नहीं ठोक सकता, ये नहीं कह सकता मैं तुम्हें महीने के इतने रुपए दे रहा हूं। एम्प्लॉई सीधा वापस तुनक के बोलता है अरे इतने में से इतना तो टैक्स ही कट जाता है, क्या बचता है मेरे हाथ में? तो इन हैंड सैलरी इंक्रीज करना एक एम्प्लॉयर का दायित्व होता है, एक एम्प्लॉयर का फर्ज होता है, क्योंकि उसी से एम्प्लॉय खुश होता है। एम्प्लॉय के खुशी का एक कारण है कि इन हैंड सैलरी बढ़े। इन हैंड सैलरी कब बढ़ेगी? इन हैंड सैलरी तब बढ़ेगी जब टैक्स एम्प्लॉयर रिड्यूस करेगा। एम्प्लॉयर ऐसे ऑप्शन देगा एम्प्लॉय को जिसकी वजह से टैक्स रिड्यूस हो, जिसकी वजह से टैक्स कम कटे एम्प्लॉय की सैलरी पे, तो एम्प्लॉय खुश होगा। एम्प्लॉय खुश होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। सो तीसरा एलिमेंट जो सैलरी और अलाउंस के अलावा एम्प्लॉयर दे सकता है वो है कैश। नहीं देगा भाई, कैश नहीं देगा, कोई बेनिफिट पहुंचा देगा। एम्प्लॉय के बिहाफ पे कुछ खर्चा कर देगा खुद। एम्प्लॉय को कैश नहीं देगा, एम्प्लॉय को मनी नहीं देगा, एम्प्लॉय के बिहाफ पे कुछ खर्चा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई एम्प्लॉय को रहने का घर चाहिए, तो बजाय कि रेंट अलाउंस देने के, रेंट अलाउंस होता है महीने का इतने रुपए का, मैंने तुम्हें कैश दे दिया, ये किस लिए दिया है हाउस रेंट भर लेना अपना, बजाय के हाउस रेंट अलाउंस देने के एक घर ही दे दे एम्प्लॉय को कि चलो तुम इसमें रह लो। दे दे मतलब गिफ्ट नहीं कर दे, उसके नाम नहीं कर देगा, नाम तो कंपनी के ही होगा, नाम तो एम्प्लॉयर के ही होगा, बस टेम्पररी यूज करने के लिए दे देगा कि सुन एम्प्लॉय इस घर को तू यूज कर, इस घर में रहे, इस घर को अपने फैमिली को लेके आ, इसमें रहे, जब तक तू इस कंपनी में है तब तक तू इस घर में रहेगा, मैं तेरे से एक भी रुपया रेंट नहीं चार्ज करूंगा। बच गया ना एम्प्लॉय का रेंट। तो अगर घर एम्प्लॉयर दे दे तो वो अलाउंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो परक्विजिट की कैटेगरी में आएगा। अब वो भी कैश में बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो उसको बेनिफिट उस चीज से मिल रहा है जो चीज उससे दे दी गई है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, हमारे घर में बर्थडे पे बुआ फूफा मौसा मौसी चाचा चाची सब लोग आते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। कई लोग तो लिफाफा पकड़ा देते हैं, कैश दे देते हैं कि बेटा तुम इससे शर्ट खरीद लेना, और कई लोग शर्ट खरीद के लाते हैं और वो शर्ट तुम्हें दे देते हैं। तो जब जिसने तुम्हें लिफाफा दिया, जब किसी ने तुम्हें कैश दिया, वो है अलाउंस, और जब तुम्हें उसने एक्चुअली चीज लाके दे दी कि लो उसको यूज करो, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, वो है परक्विजिट। तो अब एम्प्लॉय का क्या भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, मुझे तो घर चाहिए, चाहे तुम मुझे कैश में रेंट दे दो, चाहे तुम मुझे अपना घर दे दो जिसमें मैं रह लूं, मुझे तो घर चाहिए बस। तो चाहे वो अलाउंस की तरह एचआरए की तरह मिले, या वो एम्प्लॉयर का खुद का घर हो जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का मौका मिल जाए एम्प्लॉई को, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों ही केस में भाई नेचर चेंज हो जाएगा बेनिफिट का। पहले केस में जहां एम्प्लॉई को पैसे मिल रहे हैं रेंट के, उस केस में होगा हाउस रेंट अलाउंस, और दूसरे केस में जहां एम्प्लॉय को पैसे नहीं मिल रहे रेंट के, जहां एम्प्लॉय को एक्चुअली घर दिया जा रहा है कि इस घर में रहो फ्री ऑफ कॉस्ट, हम तुमसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे, उस केस में भाई एम्प्लॉय के हाथ में जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो आएगी परक्विजिट की। एम्प्लॉय के हाथ में क्या टैक्सेबल होगा? परक्विजिट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्विजिट। अलाउंस के केस में टैक्सेबिलिटी गवर्न होती है अलग तरीके से, और परक्विजिट के केस में टैक्सेबिलिटी गवर्न होगी अलग तरीके से। अब भाई पेचीदा मुद्दा ये
कि अलाउंस के केस में तो कैश दिया जा रहा था, कुछ अमाउंट दिया जा रहा था, तो हमें ना अनुमान था, हमें ना एस्टिमेट था कि हाँ महीने का 900 रुपए इनको दिया जा रहा है इस वाले खर्चे के लिए, तो एक ना अनुमान था। अब इस केस में क्या करें भाई, इस केस में तो हमें कोई अनुमान ही नहीं है, इस केस में तो हमें पता ही नहीं कि कितने रुपए का जो घर है वो कितने रुपए का है, उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का क्या बचत हो रही है, हमें तो ये सब चीजें पता ही नहीं। इस केस में तो हम बस कंपनी की कोई चीज उठा के एम्प्लॉय को दे देते हैं, कार उठा के दे दी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय लो कार यूज करो, कैश नहीं दे रहे, कार दे रहे हैं एम्प्लॉय को, लो एम्प्लॉय कार यूज करो। अब वो कितनी पुरानी गाड़ी है, उसमें कितने रुपए का पेट्रोल लगता है, क्या है वो, कैसे एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की तरह टैक्सेबल होगी, पता नहीं सर। भाई कोई कैश मिले एम्प्लॉय को तो हम कहें हाँ ये कैश है, हाँ ये मनी है जो सैलरी है। अब उसके बदले कोई काइंड में चीज मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, भाई मैं एम्प्लॉय को घर दे रहा हूं, मैं एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा हूं, अरे भाई इसका मॉनेटरी वैल्यूएशन कैसे होगा, गाड़ी तो ठीक है होंडा सिटी है 2008 मॉडल है, पुराना कंपनी के पास पड़ा था, कंपनी ने एम्प्लॉय को दे दिया, अरे भाई उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, टैक्स किस चीज पे लगता है, रुपए पे, कुछ तो रुपए टर्म में तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना कि कितने रुपए तक की है ये गाड़ी, वो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अलाउंस में तो तुम्हें रुपए दिए जाते थे, इतने रुपए एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, बस तुम्हारा काम खत्म, तुम सैलरी में ऐड करते थे, टैक्स निकाल लेते थे, तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाती थी। अब इस केस में जहां पर तुम्हें काइंड में चीजें मिल रही हैं, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह आएगा कि सर वो जो काइंड में हमें चीज मिली है, एम्प्लॉय को चीज मिली है, सर उसकी वैल्यू कैसे निकाल के लाएंगे, उसको सैलरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसकी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे तुक्का मारेंगे, तुक्का मारना ही तो हुआ, एस्टिमेशन ही तो है भाई, एस्टिमेशन। मान लो तुम कैश में किसी को 1000 रुपए देते हो, तुम्हें पता है ये चीज एग्जैक्टली 1000 रुपए की है, तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि 1000 रुपए की ये चीज है जो तुमने, चीज नहीं कैश है जो तुमने दिया, कैश किसी को 2000 रुपए का, पता है ये चीज 1000 रुपए की है, तुमने किसी को कैश दिया। अब तुम उस 1000 रुपए की जगह किसी को शर्ट गिफ्ट कर दो, हां माना प्राइस टैग होता है शर्ट पे, लेकिन वो कितने डिस्काउंट पे खरीदा गया है, कब खरीदा गया था, क्या आज की डेट में भी ये शर्ट इतने की है या नहीं है। अब प्राइस टैग तो उन शर्ट्स पे होता है जो रीसेंट होती हैं, जो अभी अभी खरीदी होती हैं, हो सकता है वो शर्ट खरीदी हो 3-4 साल पहले और 3-4 साल से वो शर्ट रखी हो, उसका प्राइस टैग भी पुराना हो गया, आज अगर मार्केट में वो शर्ट खरीदने जाओगे तो दुगने रेट की है, ऐसा भी हो सकता है। तो कौन सा वाला प्राइस शर्ट का मानोगे एज परक्विजिट, एज सैलरी, पुराने वाला या नए वाला। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी दिक्कतें उठ जाती हैं भाई, जहां पर हम काइंड में बात करते हैं किसी भी बेनिफिट रिसीव्ड की, जहां पर हम परक्विजिट की बात करते हैं। लेकिन घबराना मत बिल्कुल भी, क्योंकि जहां सवाल उठते हैं वहीं जवाब भी हमें इनकम टैक्स एक्ट ही देता है। इनकम टैक्स एक्ट ही हमें बताएगा कि अगर घर मिल जाए किसी एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर गाड़ी मिल जाए किसी एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई और मूवेबल एसेट मिल जाए एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर उसकी वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, उसकी वैल्यू का आंकलन कैसे होना चाहिए और कैसे सैलरी के अंदर उसे ऐड करना है। अब भाई क्लासिक केस है, ये क्लासिक केस है डिफरेंस बिटवीन रियल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो एम्प्लॉय के हाथ में रियल इनकम तो है 10 लाख रुपए, जो उसे एक्चुअली कैश मिल रहा है, जो उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। लेकिन जो गाड़ी मिली है ना एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉई को जो गाड़ी मिली है, उस गाड़ी की वैल्यू 2 लाख रुपए इन रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी हम रूल्स पढ़ने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग असेस हो गई। तो एम्प्लॉय क्या कहेगा, एम्प्लॉय कहेगा मेरे हाथ में तो आया 10 लाख रुपए और मैं टैक्स किस रुपए पे कर रहा हूं, 12 लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए गाड़ी की वैल्यू ऐड कर दी। तो भाई ये तो नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है। अरे जो गाड़ी तुम खरीदते, तुम्हारा खर्चा बच गया ना, तो वो जो खर्चा बचा, एक तरह से खर्चे का बचना इज इक्वल टू इनफ्लो ही तो होता है। तुम कोई खर्चा बचा लो अपना, तो तुम्हारा प्रॉफिट ही तो हुआ। तो समझ लो 2 लाख रुपए तुमने अपना बचाया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। सो क्लासिक एग्जांपल है परक्विजिट्स के केस में, जब हम टैक्सेबल इनकम को ज्यादा असेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू रियल इनकम। रियल इनकम कम, टैक्सेबल इनकम ज्यादा। रियल इनकम किसी एम्प्लॉय की है 10 लाख रुपए, लेकिन उसे परक्विजिट्स मिलते हैं जबरदस्त, घर भी मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली हुई है और मोबाइल फोन मिला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से, स्मार्ट वॉच मिली हुई है बड़ी महंगी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से, और भी कई तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी उसको मिली हुई है कंपनी की तरफ से। किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसे मिली हुई है कंपनी की तरफ से, सबकी वैल्यू इन रूल्स के अकॉर्डिंग असेस होगी, निकाली जाएगी और एक एक करके सैलरी में ऐड होती चली जाएगी। तो तुम हैरान रह जाओगे, एम्प्लॉय कहेगा
अरे मेरी सैलरी तो थी 10 लाख रुपीज, लेकिन देखना जरा इस कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या किया, मेरी सैलरी जो 10 लाख रुपीज थी उसको 14 लाख रुपए बना दिया। अरे बना दिया तो वाजिब बनाया ना, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है बनाने के लिए। इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि ये वाली सैलरी के कंपोनेंट्स आपको इंक्रीज या डिक्रीज करने पड़ेंगे। हां कैश नहीं मिल रहा, लेकिन इन काइंड बेनिफिट तो मिल रहा है ना। अगर इन काइंड बेनिफिट भी मिल रहा है तो भी भाई हम लोग सैलरी, टैक्सेबल सैलरी के अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे, टैक्सेबल सैलरी के अमाउंट को हम लोग ज्यादा बना देंगे एज कंपेयर टू योर रियल इनकम, एज कंपेयर टू योर रियल सैलरी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल सैलरी एंड टैक्सेबल सैलरी, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इनिशियली। और ये उसका लाइव एग्जांपल है जहां पर कैश कुछ भी नहीं मिल रहा, आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा, आपके हाथ में कुछ भी एडिशनल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी का अमाउंट, टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट बढ़ रहा है। आपकी टैक्सेबल सैलरी है 14 लाख, आपका जो रियल सैलरी है जो आपके बैंक में आई है वो है 10 लाख। 4 लाख रुपए फर्क किस चीज का? अरे परक्विजिट्स का। आपको कुछ बेनिफिट्स मिल गए हैं जो गवर्नमेंट ने असेस करे, असेस करने के बाद 4 लाख रुपए उन बेनिफिट्स का वैल्यू निकल के आया, टैक्सेबल वैल्यू। इस वजह से आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। तो 10 लाख रुपए पे सपोज 30% लगना था, अब 10 लाख पे 30% नहीं लगेगा, 14 लाख पे 30% लगेगा। 14 लाख पे 30% विल बी योर टैक्स। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बेसिक चीज समझ में आई। आओ अब स्टार्ट करते हैं परक्विजिट्स। अब एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा बेसिक तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, और क्या डिफरेंस है परक्विजिट में और अलाउंसेस में वो एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? ओके, यहीं पर लिखता हूं बॉक्स में, तुम्हें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस समझ लेना क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो अलाउंस की टैक्सेबिलिटी कैसे निकल के आती थी? अलाउंस की टैक्सेबिलिटी निकल के आती थी, अलाउंस रिसीव्ड, हम अमाउंट लिखते थे, लेस अलाउंस एग्जेम्प्ट, हम अमाउंट लिखते थे, दोनों को माइनस करते थे, जो रेजिडुअल वैल्यू आता था हम उससे कहते थे अलाउंस टैक्सेबल। अलाउंस जो टैक्सेबल है हम वो निकालते थे जो रेजिडुअल अमाउंट आता था। अगर तुम्हें याद हो अलाउंसेस के जो तुमने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला यूज होता था टैक्सेबल अलाउंस निकालने के लिए। अलाउंस रिसीव्ड, कितना अमाउंट तुम्हें मिला, क्योंकि तुम्हें अमाउंट हो सकता है ज्यादा मिला हो, उसमें से एग्जेम्प्ट हम कम करें, या जितना मिला हो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्या अलाउंस मिला है। अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू अलाउंस टैक्सेबल। अब भाई अलाउंस रिसीव्ड तो होता था रियल में जो अलाउंस मिला है, जो मॉनेटरी फॉर्म में तुम्हें मनी मिला है, ये होता था वो अलाउंस रिसीव्ड, रियली जो तुम्हें मनी मिला है, ठीक है? एग्जेम्प्ट होता था रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रूल्स तुम्हें बताते थे या सेक्शंस तुम्हें बताते थे कि अगर तुम्हें अलाउंस मिला है तो उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा, और दोनों को माइनस करके जो रेजिडुअल वैल्यू आती थी वो आती थी अलाउंस टैक्सेबल। ये तरीका होता था अलाउंस की टैक्सेबिलिटी निकालने का। अब परक्विजिट के केस में ये तो होता ही नहीं भाई, अलाउंस रिसीव्ड, क्योंकि कोई अलाउंस मिल ही नहीं रहा, कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा। हमें तो क्या मिल रहा है? सीधा एसेट मिल रहा है, सीधा बेनिफिट मिल रहा है, हमें कुछ पैसा तो मिल ही नहीं रहा। तो परक्विजिट के केस में ना जो रूल बनेंगे ना, रूल वो एग्जेम्पशन के रिस्पेक्ट में नहीं, सीधा टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए तुम्हें कंप्यूटेशन दे देंगे। तो अलाउंसेस में जो कंप्यूटेशन मिलती थी ना हमें, वो रूल्स के अकॉर्डिंग कितना मिला उसमें से एग्जेम्प्ट निकालने की मिलती थी कि इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा। लेकिन परक्विजिट के केस में जो हम रूल्स पढ़ेंगे ना, वो हम सीधा कितना परक्विजिट की टैक्सेबिलिटी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हम सीधा इस वाली फिगर पे पहुंच जाएंगे परक्विजिट के केस में। तो परक्विजिट के केस में ये तो होता ही नहीं, अलाउंस रिसीव्ड ऐसा कुछ है नहीं। परक्विजिट तो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है, काइंड में होता है, घर है, घर रिसीव हुआ है हमें। अब घर थोड़ी मैं लिख सकता हूं, घर नहीं रिसीव्ड हुआ है। तो हम लोग जो अब कंप्यूटेशन करेंगे वो टैक्सेबल परक्विजिट की सीधे सीधे करेंगे। हम एग्जेम्प्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे कि मिला उसमें से कितना एग्जेम्प्ट है, हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे परक्विजिट की। परक्विजिट की कैलकुलेशन डायरेक्टली टैक्सेबल परक्विजिट निकलता है। जैसे तुम्हें घर मिला,
तो अब तुम्हें बहुत बड़ा एक घर मिला, मैं सीधा हमारे रूल्स पता है क्या कहेंगे भाई, अगर तुम्हें ये घर मिला जो कि दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव में स्थित है, जिसका स्क्वायर फीट एरिया इतना है, अगर ये घर के ये डायमीटर्स हैं तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो सीधा सीधा जो रूल्स हमें बताएंगे वो बताएंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। जबकि अलाउंसेस के रूल हमें क्या बताते थे, हमें एग्जेम्प्ट वैल्यू ऑफ अलाउंस बताते थे, और हमें टोटल वैल्यू रिसीव्ड में से एग्जेम्प्ट को माइनस करना पड़ता था टैक्सेबल निकालने के लिए। परक्यूजिट के केस में नहीं, परक्यूजिट डायरेक्ट वैल्यूएशन करेगा किस चीज की, भाई कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा तुम्हारी सैलरी के साथ मिलके। तो ये छोटा सा डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्यूजिट, कि अलाउंस में एग्जेम्पशंस कैलकुलेट होती हैं कि कितना एग्जेम्प्ट होगा, जबकि परक्यूजिट के केस में हम सीधा कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा डायरेक्टली वो कंप्यूट करते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस भाई कंप्यूटेशन पर्सपेक्टिव से बिटवीन अलाउंस एंड परक्यूजिट, तो ये दिमाग में रखना। ऑब्वियसली जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये डिफरेंस तुम्हें अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। तो परक्यूजिट्स को भाई मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में, ठीक है। एक टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ऐसे परक्यूजिट जो अगर आप बेनिफिट देते हो अपने एम्प्लॉय को तो ये वाले परक्यूजिट टैक्सेबल होंगे। किस अमाउंट पे टैक्सेबल होंगे वो हमें स्पेसिफिक रूल्स बताएंगे, स्पेसिफिक सिचुएशंस बताएंगे। और दूसरे टाइप के परक्यूजिट जो एग्जेम्प्ट होंगे, ऐसे परक्यूजिट जो अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दे भी रहे हो, अगर अपने एम्प्लॉय को आप ये एमेनिटीज दे भी रहे हो, ये एसेट्स दे भी रहे हो, तो भाई उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे, टैक्स फ्री होंगे ये वाले परक्यूजिट। तो परक्यूजिट दो टाइप के, एक तो टैक्सेबल परक्यूजिट, एक एग्जेम्प्ट परक्यूजिट। भाई दोनों के केस में हमारे को रूल्स स्पेसिफाइड हैं, हमारे को सेक्शंस सबसेक्शन स्पेसिफाइड हैं जो हमें बताते हैं कौन से परक्यूजिट एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन से परक्यूजिट टैक्सेबल होते हैं, हमको सेक्शन स्पेसिफाइड है। आपको ना वो जो सब सेक्शंस हैं उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये ना 17(2) याद कर लेना। 17(1) जो होता है वो होता है सैलरी और अलाउंसेस के लिए, फीस कमीशन और जो डायरेक्ट नेचर की सैलरीज होती है ना वो सब की सब 17(1) में आती हैं। 72 होता है परक्यूजिट्स के लिए, मतलब जो बेनिफिट्स आपको एम्प्लॉइज को देना है अपने, वो आप 17(2) के अकॉर्डिंग उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल के लाते हो। और 17(3) होता है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, जो हम अगला कॉन्सेप्ट करने वाले हैं आफ्टर परक्यूजिट्स, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। ठीक है सर। तो सब सेक्शंस और सब क्लॉजेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रूल्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेक्शन को लर्न कर लेना। बस एक दो परक्यूजिट हैं जहां पर रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वहां मैं आपको कहूंगा कि रूल का नंबर याद कर लो। जैसे रूल 3 रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए मैं उसको कहूंगा आप याद करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है जो कि मैं लिखवाऊंगा जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन या और कोई अकोमोडेशन करेंगे। बाकी लार्जली आपको रूल्स और सब सेक्शन सब क्लॉजेस याद करने की जरूरत नहीं है। तो दो तरह के परक्यूजिट, एक है टैक्सेबल परक्यूजिट, एक है एग्जेम्प्ट परक्यूजिट। ये तरह के परक्यूजिट अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स देते हो, ये यहां पर है और यहां पर इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में ही है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर लिखा, आप इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में लिखना। तो ये परक्यूजिट्स वो हैं जो टैक्सेबल होंगे अगर आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हो, ये परक्यूजिट्स वो हैं जो एग्जेम्प्ट होंगे, जो टैक्सेबल नहीं होंगे अगर आप ये बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को देते हो तो। ठीक है सर, आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैक्सेबल परक्यूजिट से। तो टैक्सेबल परक्यूजिट देखो, हर इंसान के 3 बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान में से मकान वाला जो एलिमेंट होता है वो मैं सबसे पहले डील करूंगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परक्यूजिट्स विच इज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉय इज अकोमोडेशन। कहां रहे, सर पे छत होनी चाहिए। जी हां, हाउस रेंट अलाउंस जो आपने अलाउंस में पढ़ा था वो कैश में था। अगर उसकी जगह एम्प्लॉयर बोले सुनो तुम बाहर क्यों रेंट पे कर रहे हो, तुम आ जाओ, कंपनी का ही ये फ्लैट है, कंपनी का ही ये हाउस है, इसके अंदर जाके रहो, 1 भी रुपए कंपनी को तुम रेंट मत पे करना, ये बेनिफिट है जो कंपनी तुमको दे रही है। हाउस रेंट अलाउंस हम जो तुम्हें दे रहे हैं, जो तुम आगे पे कर रहे हो अपने लैंडलॉर्ड को, क्या फायदा पैसा वेस्ट करने का। मैं तुम्हें एचआरए नहीं देता, मैं तुम्हारा एचआरए रोक लेता हूं, एम्प्लॉयर बोल रहा है एम्प्लॉय को, और बदले में मैं तुम्हें कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन देता हूं, कंपनी के पास अकोमोडेशन है वो ले लो और तुम वो रहो अपनी फैमिली के साथ, हम तुमसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लेंगे। जब तक तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तब तक तुम उस घर में रह सकते हो। दिस इज नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन किस फॉर्म में हो सकता है भाई, हाउस हो सकता है, फार्म हाउस हो सकता है, अच्छा यहां तक कि अगर कोई फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर मतलब भाई कई देशों में और कई स्टेट्स में जो कयाक्स होती हैं या
फ्लोटिंग जो सी पे या फिर रिवर में फ्लोटिंग होते हैं, वो भी लोगों के घर होते हैं कई जगह पे। तो कोई भी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। प्लस अगर अकोमोडेशन तुमको दिलवाई गई है होटल में तो भाई वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो हाउस, फार्म हाउस, फ्लोटिंग हाउस, होटल, किसी भी तरह की अकोमोडेशन जहां तुम्हें रहने के लिए परमिशन दी गई है, वो सब के सब भाई अकोमोडेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं किसी भी तरह की अगर अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है, पक्का वो टैक्सेबल होगी, तो वो तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज कर देगी। भले ही तुम्हारी सैलरी तुम्हें कितनी भी मिलती हो, तुमको वो अमाउंट जो ये रूल निकाल के लाएगा उसको भी अपनी सैलरी में ऐड करके उस पर भी टैक्स पे करना होगा। सो अकोमोडेशन कैन बी गिवन इन टू वेज। एक हो सकता है रेंट फ्री, मतलब आपको कुछ भी रेंट ना देना पड़े। दूसरा, आपका एम्प्लॉयर आपको कह सकता है अच्छा इसका रेंट है भाई 50,000 रुपए, लेकिन क्योंकि तुम हमारे एम्प्लॉय हो हम तुम्हें 10,000 रुपए में दे देते हैं। तो कंसेशनल रेट पे भी मिल सकती है प्रॉपर्टी और रेंट फ्री भी मिल सकती है प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी दो टाइप की हो सकती है, फर्निश्ड भी हो सकती है, अनफर्निश्ड भी हो सकती है। फर्निश्ड भी हो सकती है, अनफर्निश्ड भी हो सकती है। फर्निश्ड का क्या मतलब होता है? फर्निश्ड का क्या मतलब होता है? includes furniture ब्रैकेट ओपन हाउसहोल्ड। तो जहां हाउस होल्ड फर्नीचर भी इंक्लूड हो उसे कहते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्नीचर जैसे सोफा, बेड, अलमीरा, कई जगह तो वॉशिंग मशीन भी लगी होती है, डिश वॉशर, मिक्सी, ग्राइंडर, किचन का सारा सामान वहां पर फर्निश्ड की तरह रखा होता है। तो ऐसे ऐसे भी अकोमोडेशन होते हैं जहां पर एक्चुअली रेडी टू मूव इन है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको कुछ भी अपनी तरफ से स्पेंड नहीं करना, बस जाओ और वहां पर रहो, वहां की सारी चीजें यूटिलाइज करो। सो इंक्लूड्स फर्नीचर। फर्निश्ड का मतलब है इंक्लूड्स फर्नीचर, जहां फर्नीचर के साथ रेंट पे दिया जा रहा है। दूसरा, जहां अनफर्निश्ड रेंट पे दिया जा रहा है, जहां फर्नीचर नहीं इंक्लूड किया जा रहा, वो है अनफर्निश्ड। तो आपको फर्निश्ड घर भी मिल सकता है, अनफर्निश्ड घर भी मिल सकता है। जायज सी बात है, अगर आपको मिला फर्निश्ड घर तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो आएगी और ज्यादा, क्योंकि उसमें घर की वैल्यू तो होगी ही होगी, उसमें फर्नीचर की वैल्यू भी ऐड करेंगे, जो हम एस्टिमेट करेंगे कि फर्नीचर की मोटा माटी कितनी वैल्यू है। तो नेचुरली फर्निश्ड अकोमोडेशन विल बी मोर एक्सपेंसिव या इट विल बी मोर वैल्यूएबल देन अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो अनफर्निश्ड दी फर्नीचर नहीं होगा भाई उसमें, अगर फर्नीचर नहीं हुआ उसमें तो फिर हम लोग उस अकोमोडेशन को बिना फर्नीचर के मतलब कम वैल्यू करेंगे। अगर उसमें फर्नीचर हुआ, अगर वो फर्निश्ड हुआ, हम उस अकोमोडेशन को ज्यादा वैल्यू करेंगे। तो फर्निश्ड अनफर्निश्ड दोनों हो सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, मोटर कार। आपको मोटर कार मिल सकती है इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। इंक्लूडिंग भी हो सकता है और एक्सक्लूडिंग भी हो सकता है। हो सकता है ड्राइवर हो सकता है ड्राइवर ना हो। तो अच्छा, कार भी क्या हो सकती है? एम्प्लॉई ओन्ड या एम्प्लॉयर ओन्ड। कार मिली है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉई ओन्ड हो सकती है, एम्प्लॉयर ओन्ड हो सकती है। सर, एम्प्लॉयर ओन्ड तो समझ में आया कि एम्प्लॉयर ओनर है इस कार का, और एम्प्लॉयर को ये वाली कार अपनी ओनरशिप में थी, एम्प्लॉयर के पास खाली पड़ी थी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दे दी कि भाई एम्प्लॉय तुम यूज करो। लेकिन सर ये नहीं समझ में आया, एम्प्लॉई ओन्ड, अगर एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है भाई तो परक्विजिट कैसे हुआ? एम्प्लॉयर ने क्या दिया? एम्प्लॉयर ने क्या बेनिफिट पहुंचाया एम्प्लॉय को? तो भाई यहां पर दो एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट सुनना क्या, अगर तो होता है एम्प्लॉयर ओन्ड, एम्प्लॉयर की गाड़ी थी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी, लो एम्प्लॉय गाड़ी लो तुम चलाओ, हालांकि ये कंपनी की गाड़ी है लेकिन तुम भी कंपनी के तो एम्प्लॉय हो, तो तुम ये गाड़ी चलाओ। तो अगर एम्प्लॉयर ओन्ड गाड़ी है, एम्प्लॉयर ने वो गाड़ी ओन करी है, तो इसमें ना परक्विजिट की वैल्यू में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक होती है डेप्रिसिएशन ऑफ द कार, कार का जो डेप्रिसिएशन है वो उसकी सालाना वैल्यू की एस्टिमेट बताता है कि सालाना उस गाड़ी की कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, वो वैल्यू भाई हम परक्विजिट की तरह ऐड कर देते हैं सैलरी में। और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट, अरे उसको मेंटेन करने में, उसकी सर्विसिंग करने में, उसका पेट्रोल डलवाने में, उसके रिपेयर्स करने में क्या खर्चा नहीं होता?
क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन ही एक खर्चा होता है गाड़ी पे, या उसका मेंटेनेंस, रिपेयर्स, पेट्रोल, रोज रोज ऑयल चेंज करना पड़ता है, कभी इंजन में कुछ खराबी आ गई रिपेयर करवाओ, कूलेंट डलवाओ, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स डलवाओ, तरह तरह की चीजें डलवाओ, तो क्या और कोई खर्चा नहीं आता? बहुत सारा और खर्चा आता है गाड़ी को मेंटेन करने में। तो जो परक्विजिट की वैल्यू होगी वो दो चीजों का एक्यूमुलेशन होगा, एक तो डेप्रिसिएशन जो कार की ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा, दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो गाड़ी की रोजमर्रा की जो चलाने वाली खर्चे हैं, चलाते वक्त जो खर्चे आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एम्प्लॉयर ओन करता है और एम्प्लॉयर के ही जिम्मेदारी है डेप्रिसिएशन भी और मेंटेनेंस एंड रिपेयर भी, तो हमारा जो परक्विजिट की वैल्यू होती है वो इन दोनों का टोटल होती है। और अगर ओन करता है एम्प्लॉई, तो भाई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है कि चलो डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय ही खुद ही भुगत रहा है, क्योंकि ओन एम्प्लॉय कर रहा है तो डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉय भुगत रहा है, वो कोई एम्प्लॉयर थोड़ी डेप्रिसिएशन एम्प्लॉय को दे रहा है, क्योंकि जो ओनर होता है वही डेप्रिसिएशन भुगतता है। तो चलो डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉय भुगत रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी जिम्मेदारी किसने ले ली हो? उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर ने ले ली हो। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर ने ले ली हो। तो गाड़ी की ओनरशिप किसकी है? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय ने अपने पैसे से खरीदी, एम्प्लॉय ने कहा ये मेरी गाड़ी है, कंपनी का इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जब मेरा बेचना चाहूं बेचूंगा, मैं जब कंपनी छोड़ के भी जाऊंगा मेरी गाड़ी है, मैं साथ लेके जाऊंगा, कंपनी का इस पर कोई हक नहीं है। एम्प्लॉय ओन्ड गाड़ी, लेकिन एम्प्लॉय ने बोला सुनो एम्प्लॉयर, जरा ना तुम गाड़ी के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं ना वो तुम मुझे रीइंबर्स कर दो, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ये तुम मुझे दे दो। तो बस जो इसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स वाला एलिमेंट है ना गाड़ी का, जो एम्प्लॉयर ने भुगता एम्प्लॉई के बिहाफ पे, वो परक्विजिट बन जाएगा। और अगर गाड़ी की ओनरशिप ही एम्प्लॉयर के पास है, अगर मालिक कौन है गाड़ी का? एम्प्लॉयर है। जो बयाना दिया, जो एडवांस दिया और जो ईएमआईज पे करी, वो किसने पे करी? एम्प्लॉयर ने पे करी। तो बस भाई डेप्रिसिएशन भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे भुगत रहा है, सालाना जो खर्चा हो रहा है डेप्रिसिएशन का वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे भुगत रहा है, और मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे भुगत रहा है। तो इन दोनों चीजों का एक्यूमुलेशन बन जाएगी हमारी परक्विजिट की वैल्यू। अच्छा सर, चलो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। सर अब एक चीज बता दो, सपोज ऐसी सिचुएशन है कि एम्प्लॉय ओन्ड गाड़ी है, एम्प्लॉय मालिक है उस गाड़ी का, एम्प्लॉय ने खरीदी है, और एम्प्लॉय कहता है सुन एम्प्लॉयर, जब तक मैं यहां हूं तब तक यहां हूं, जब मैं यहां छोड़ के जाऊंगा ना नौकरी, गाड़ी अपने साथ लेके जाऊंगा, मेरी गाड़ी है, ऑब्वियस सी बात। सपोज रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय खुद भुगत रहा है, उसने एम्प्लॉयर से नहीं कहा कि तुम भुगतो, रिपेयर मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय भुगत रहा है। एम्प्लॉयर कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा इस मोटर कार के लिए एम्प्लॉय को। सर तब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, तब नो परक्विजिट, कोई परक्विजिट नहीं होगा, क्योंकि कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से। सब बेनिफिट एम्प्लॉय खुद उठा रहा है, अपने पैसे से उठा रहा है, अपने खर्चे पे उठा रहा है, तो परक्विजिट कुछ बनता ही नहीं है उस सिचुएशन में जहां पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स भी एम्प्लॉय का खर्चा है, और जो मेन बयाना दिया, जो एडवांस दिया, और जो ईएमआईज जा रही हैं, जो अपफ्रंट पेमेंट करी गाड़ी के लिए, वो भी अगर एम्प्लॉय ने दी, तो एम्प्लॉयर का क्या मतलब? एम्प्लॉयर का कुछ मतलब है ही नहीं, एम्प्लॉयर ने कोई बेनिफिट दिया ही नहीं। अगर एम्प्लॉयर ने कोई बेनिफिट दिया ही नहीं, उस केस में भाई कोई परक्विजिट बनेगा ही नहीं। परक्विजिट तो तभी बनेगा जब दो में से एक चीज या दोनों चीज एम्प्लॉयर भुगते। चीज नंबर 1, प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ द मोटर कार, ये एम्प्लॉयर भुगते। चीज नंबर 2, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार, या तो ये दोनों चीजें एम्प्लॉयर भुगते और एम्प्लॉय को दे दे तू यूज कर, या दोनों में से कोई एक चीज एम्प्लॉयर भुगते, तो भाई ये जो परक्विजिट है ये परक्विजिट बन जाएगा, अदरवाइज परक्विजिट नहीं बनेगा। ठीक है सर, बात समझ में आई और लॉजिकल भी है। जितना बेनिफिट पहुंचा रहे हैं एम्प्लॉय को उसी का वैल्यूएशन होना चाहिए इन परक्विजिट्स टर्म्स। ऐसा नहीं कि जो बेनिफिट नहीं भी पहुंचा रहे उसका भी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं हम उसी को अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट की तरह उसकी सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। बाकी जो एम्प्लॉय खुद एक्सपेंस कर रहा है जिस परक्विजिट का, वो खुद एक्सपेंस कर रहा है भाई उस परक्विजिट का। जब वो खुद एक्सपेंस कर रहा है उसके परक्विजिट का, तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एम्प्लॉयर अपनी सैलरी दे रहा है, बस सैलरी ही टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय के हाथ में। ठीक है सर, बात समझ में आई। नेक्स्ट भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम कई बार ना एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉई का।
इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, सर फायदा क्या है एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस प्रीमियम बुक करने से? तो भाई एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि सपोज एम्प्लॉय की ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आवर्स फैक्ट्री में जब वो काम कर रहा है, तब एम्प्लॉय की डेथ हो जाए किसी मिस हैपनिंग की वजह से, उस डेथ के वक्त एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की फैमिली को बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। उस मुआवजे को थोड़ा सा कम कर देगा अगर एम्प्लॉयर लाइफ इंश्योरेंस ले ले उस एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है और ना ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस लेता है, सारे के सारे एम्प्लॉयज की लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है। उससे क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता पड़ता है। तुम एक लाइफ इंश्योरेंस लो वर्सेस तुम 100 लोगों की लाइफ इंश्योरेंस लो, 100 लोगों वाले में प्रीमियम तुम्हारा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दो बेनिफिट हैं एम्प्लॉयर के, जो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस लेते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए अपने, उनको ये दो बेनिफिट मिलते हैं भाई। वो लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और वो एन्युटी इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। एन्युटी इंश्योरेंस होता है जब हमारा एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसको रिटायरमेंट के बाद हर महीने फिक्स्ड कुछ अमाउंट मिलेगा। दिस इज नोन एज पेंशन स्कीम। तो एन्युटी के लिए भी इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ लॉन्ग के दौरान भी इंश्योरेंस हो सकता है। दोनों इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे किए, अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे किए, तो ये बन जाएगा एक टैक्सेबल परक्विजिट। क्योंकि लायबिलिटी किसकी थी पे करने की, एम्प्लॉय की। भाई एम्प्लॉय की लाइफ है तो लाइफ को इंश्योर किसको करना चाहिए था, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कर लेना चाहिए था अपना। लिया किसने, एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर ने बेनिफिट पहुंचा दिया अपने एम्प्लॉय को लाइफ इंश्योरेंस का। जो प्रीमियम एम्प्लॉय को पे करना चाहिए था वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो उस प्रीमियम की वैल्यू हम लोग टैक्सेबल परक्विजिट की तरह टैक्स कर देंगे एज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है सर, बात समझ में आई। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो भाई प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक रखता है और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी कंपनीज में ये बेनिफिट दिया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसॉप्स। ईसॉप्स का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और फुल फॉर्म भी यहां पर लिख लेते हैं हम, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमें अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाना है, चाहे जिस भी तरह हम बेनिफिट पहुंचाएं। एक तरीका बेनिफिट पहुंचाने का यह है कि भाई हम अपने कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉय को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या एट अ वेरी वेरी नॉमिनल और अ कंसेशनल प्राइस। तो सपोज हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में चल रहे हैं 400 रुपए के, मार्केट वैल्यू इनकी 400 रुपए की। हमें एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है। हमने सोचा कि मार्केट में जाने से पहले बजाय कि हम मार्केट में जाएं और फंड्स रेज करें, जो कि बड़ा टीडियस प्रोसेस होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फिर लोगों से पैसा उठाना वैसे भी इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ब्रोकर्स को पैसा देना पड़ता है, कमीशन एजेंट्स को पैसा देना पड़ता है, तरह तरह के लोगों को पैसा देना पड़ता है, इंटरमीडियरीज को पैसा देना पड़ता है। इससे अच्छा क्यों ना हम अपने एम्प्लॉयज़ जिनकी कुछ तो सेविंग्स होंगी, इतने साल से वो लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ तो सेविंग्स होंगी, हम ना अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हैं कि तुम ये कंपनी के शेयर्स जो कि एक्चुअल जिनकी मार्केट वैल्यू है 400 रुपए, तुम मात्र 250 रुपए में ले लो। तुम्हारा भी बेनिफिट कि तुम जैसे ही इमीडिएटली अगर लेकर भी बेचोगे ना उसी दिन, तो भी 150 रुपए पर शेयर का फायदा हो जाएगा। हमारा भी बेनिफिट, हमारा बेनिफिट क्या, हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा पैसे रेज करने के लिए, हम विद इन द कंपनी पैसे रेज कर पाएंगे। दूसरा हमारा बेनिफिट ये, हम लोग इंश्योर करेंगे कि तुम कंपनी के प्रति लॉयल रहो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे को आज पैसे की जरूरत ना हो, तुम्हारे को कल पैसे की जरूरत हो, तो तुम इंतजार करोगे, उन शेयर्स को अपने पास रखोगे और तुम इंश्योर करोगे कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़े ताकि शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, और जैसे शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी तुम उसे बेच दोगे, तो तुम भी मोटिवेटेड रहोगे। एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है अगर उसके पास शेयर्स होते हैं अपनी ही कंपनी के। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो जैसे ये वर्ड बताता है ना, स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, तो खून पसीने की जो प्रथा है, जो एम्प्लॉय खून पसीना लगाता है कंपनी के अंदर, उसी कॉन्सेप्ट से डिराइव हुआ है पसीना इक्विटी शेयर्स। पसीना कौन लगाता है, एम्प्लॉयज लगाते हैं अपना पसीना। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स या
ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एम्प्लॉई भी बेनिफिटेड रहता है, एम्प्लॉयर भी बेनिफिटेड रहता है। अगर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है अपने एम्प्लॉयज़ को तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं, एम्प्लॉयज़ लॉयल रहते हैं, लंबे समय तक एम्प्लॉय इस कंपनी के सर्वेंट बने रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ईसॉप्स का या स्वेट इक्विटी शेयर्स का। तो ESOPs या sweat equity shares is one another way to extend some benefits to the employees apart from their salary. सैलरी के अलावा कुछ और बेनिफिट जब देना होता है तो कंपनीज भाई ESOPs दे देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और वो ESOPs फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा सकते हैं और कंसेशनल रेट पे भी दिए जा सकते हैं। दोनों केस में टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा, और टैक्स कैसे कंप्यूट होगा वो हम आपको सिखाएंगे सब्सिक्वेंटली। देन सर्वेंट परक्विजिट हो सकता है। सर्वेंट अगर तुम्हें दे दिया जाए, तुम्हें सर्वेंट की सैलरी नहीं रिइंबर्स कर रहे, हम तुम्हें कहते हैं लो सर्वेंट लो, ये सर्वेंट अब तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वेंट की सैलरी कंपनी खुद पे करेगी, ये सर्वेंट तुम्हारे घर में रहेगा पर्सनल नीड्स के लिए, ठीक है सर। देन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इन तीनों का अगर तुमको हम कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें और वो कनेक्शन का बियर हम करें, मतलब एम्प्लॉयर करे, और एम्प्लॉय को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस फ्री में दी जाए, वो भी परक्विजिट की कैटेगरी में आएगा। फ्री एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, अगर फ्री एजुकेशन या ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा उसमें भी भाई परक्विजिट माना जाएगा कि हम कुछ बेनिफिट पहुंचा रहे हैं अपने एम्प्लॉय को। फ्री मील अगर दिया गया, कोई मील का बेनिफिट दिया गया तो वो भी भाई परक्विजिट की कैटेगरी में आएगा। लोन दिया गया एम्प्लॉय को, तो देखो एक और तरीका एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाने का, एम्प्लॉय को बोला गया हम तुम्हें लोन देते हैं, चुका देना 5 साल में, लेकिन एक भी रुपए इंटरेस्ट मत पे करना। पहुंचा दिया बेनिफिट हमने एम्प्लॉय को। तो अगर ऐसा कोई बेनिफिट हमने पहुंचाया लोन के थ्रू, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री हो, चाहे वो लोन कंसेशनल रेट पे हो, तो भाई वो कहलाता है परक्विजिट। तो बेनिफिट पहुंचाना है, देखो अल्टीमेटली कैश नहीं देना, एम ये है हम कैश नहीं देंगे अपने एम्प्लॉय को, कुछ ना कुछ करके बेनिफिट पहुंचा देंगे जिससे कि वो अलाउंस की कैटेगरी में ना आए, परक्विजिट की कैटेगरी में आ जाए, लेकिन टैक्सेबल तो वो भी भाई हो जाएगा। कोई भी गिफ्ट दे दिया एम्प्लॉय को, वाउचर दे दिया, टोकन दे दिया, अच्छा सर इसका मतलब दिवाली पे जो गिफ्ट मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को वो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं? नहीं भाई नहीं, वो सारे के सारे टैक्सेबल नहीं होते। मैं तुम्हें जब वैल्यूएशन करवा रहा हूँ तब तुम्हें दिखाऊंगा। इसकी एक लिमिट है, जिस लिमिट तक अगर तुम गिफ्ट दो तो वो टैक्सेबल होता है, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर गिफ्ट दो तो वो उस लिमिट के बियॉन्ड गिफ्ट दो तो वो टैक्सेबल होता है, उस लिमिट तक गिफ्ट दो तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता। तो सपोज लिमिट लॉ में लिखी हुई है 5,000 रुपये, अगर तुम 5,000 रुपये तक का गिफ्ट दोगे तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। अगर तुम 5,000 रुपये से ऊपर 5,001 रुपये का भी गिफ्ट दे दोगे तो वो टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। सो गिफ्ट्स, वाउचर्स, टोकन। क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हो अपने एम्प्लॉयज़ को और उस क्रेडिट कार्ड के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आप कंपनी एज अ पर्सन बियर करती है तो वो परक्विजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लब एक्सपेंसेस, अगर आप एम्प्लॉय के क्लब एक्सपेंसेस बियर कर रहे हो, एम्प्लॉय जाता है भाई शाम को स्क्वॉश खेलने या गोल्फ खेलने, या एम्प्लॉय को शौक है शाम को क्लब में जाके वाइन पीने का, वाइन पीता है और क्लब में जाता है और IPL वो बड़े वाले स्क्रीन पे देख रहा है, उस तरह के शौक हैं हमारे एम्प्लॉय को, आपने अगर उसके क्लब एक्सपेंसेस भर दिए तो वो टैक्सेबल माने जाते हैं। लेकिन कुछ क्लब एक्सपेंसेस हैं जो एग्जेम्प्ट भी माने जाएंगे, ठीक है, कुछ एग्जेम्प्ट भी माने जाएंगे। वो जब मैं आपको रूल करा रहा हूँगा तो वो कुछ क्लब एक्सपेंसेस जो एग्जेम्प्ट भी होते हैं वो भी कराऊंगा। तो मिक्स है, कुछ क्लब एक्सपेंस, कुछ तरह के क्लब एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट होंगे, कुछ तरह के क्लब एक्सपेंसेस टैक्सेबल होंगे, तो ऐसा भी होगा। देन यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर तुमने किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दे दिया अपने एम्प्लॉय को तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल मानी जाएगी भाई। एक्सक्लूडिंग लैपटॉप, कंप्यूटर एटसेट्रा, तो भाई लैपटॉप तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है और आजकल तो हर कंपनी लैपटॉप अपने एम्प्लॉयज को देती ही देती है, तो लैपटॉप को एक्सक्लूड कर दिया गया है इस वाली कैटेगरी से। लैपटॉप नहीं माना जाएगा परक्विजिट, लेकिन अगर लैपटॉप, कंप्यूटर के अलावा किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी तुमने अपने एम्प्लॉय को दी तो वो टैक्सेबल परक्विजिट की कैटेगरी में आ जाएगी। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल और द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज मोबाइल फोन्स। भाई महंगे महंगे आईफोन्स, और अभी तो आईफोन्स चलते हैं, पहले जब मैंने शुरू में अपनी जॉब ज्वाइन करी थी ना तब चलता था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी इतना बड़ा फ़ोन होता था वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि उसमें ईमेल्स कॉन्फ़िगर हो जाती थी, सारा फॉर्मल डेटा उसके अंदर रहता था, तो पहले चलता था ब्लैकबेरी। तो जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते थे ना सबको मिलते थे एक एक ब्लैकबेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली
टैक्सेबल परक्विजिट। सो एनी यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, आपको फ्री में दे दिया कोई मूवेबल एसेट यूज करने के लिए, परक्विजिट की कैटेगरी में आ जाएगा, अदर देन लैपटॉप, कंप्यूटर एटसेट्रा। लैपटॉप कंप्यूटर को हटा दिया गया है क्योंकि ये बहुत कॉमन एसेट है भाई, जो सब यूज करते हैं और ये बिजनेस की नेसेसिटी है। उसके अलावा कोई भी और मूवेबल एसेट होगा तो वो तुम्हारे टैक्सेबल परक्विजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ, एक बात याद रखना, गाड़ी भी मूवेबल एसेट होती है, लेकिन गाड़ी को तो हमने यहां कवर कर लिया ना, उसका तो स्पेसिफिक सेक्शन है, तो यहां कवर नहीं होगी। तो जो भी चीज स्पेसिफिक प्रोविजन में कवर हो जाती है वो जनरल प्रोविजन में कवर नहीं होती। ये एक गोल्डन रूल है इनकम टैक्स का, ठीक है सर। सो यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैपटॉप कंप्यूटर विल बी हेल्ड एज अ परक्विजिट। देन सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अब कई बार पता है क्या होता है, कंपनी अपने यूज्ड एसेट्स एम्प्लॉय को बेच देते हैं एट अ वेरी 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 नॉमिनल प्राइस, बहुत सस्ते में बेच देते हैं। तो भाई कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स का ऑक्शन लगता है कि एम्प्लॉइज अगर तुम ये कंप्यूटर्स खरीदना चाहते हो तो तुम ये कंप्यूटर्स खरीद सकते हो, वो ऑक्शन लगता है। तो भाई वो जो ऑक्शन लगता है जहां पर हम अपने कंप्यूटर्स, हम अपने मूवेबल एसेट्स को अपने एम्प्लॉइज को बेच देते हैं, अगर वो बहुत सस्ते रेट पे हमने एम्प्लॉय को बेचा है तो बेनिफिट ही पहुंचाया ना। हमारा कंप्यूटर था, कंप्यूटर 2 साल पुराना था, अगर मार्केट में बेचते 30,000 रुपये मिलते, हमने अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये में दे दिया, 20,000 रुपये का बेनिफिट करवा दिया ना हमने अपने एम्प्लॉय का। ये क्या कहलाएगा? परक्विजिट। ये परक्विजिट है। हाँ, हमने कैश नहीं दिया 20,000 रुपये एम्प्लॉय को, लेकिन बेनिफिट तो दे दिया ना 20,000 रुपये का। 30,000 रुपये का वैल्यू थी उस लैपटॉप की, अगर बिकता मार्केट में, तो हमने अपने एम्प्लॉय को दे दिया 10,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये का क्या हुआ? परक्विजिट। हाँ, एक एक्सेप्शन है इस वाले रूल में कि अगर आपके मूवेबल एसेट 10 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं तो भाई हम परक्विजिट को टैक्स एग्जेम्प्ट मानते हैं, हम उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं लगाते, क्योंकि 10 साल तो बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल बाद तो एसेट कोई भी खत्म हो जाता है, तो 10 साल से पुराने मूवेबल एसेट को हम डेफिनेटली इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे और वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। मैं तुम्हें कराऊंगा, जब मैं उसके रूल में डिटेल में जाऊंगा ना तब तुम्हें कराऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं कौन कौन से टैक्सेबल परक्विजिट होते हैं, ठीक है सर। अब आ जाओ एग्जेम्प्ट परक्विजिट। वो परक्विजिट जो टैक्स फ्री होते हैं, जिन पे 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। तुम लाखों रुपए का खर्चा कर दो इन परक्विजिट पे, अपने एम्प्लॉयज को लाखों रुपए का बेनिफिट दे दो, 1 भी रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में नहीं ऐड होगा, ठीक है सर। आओ देखते हैं कौन से। टी, स्नैक्स एटसेट्रा। ओहो, चाय का खर्चा, भाई एक एक दिन में 4-4, 5-5 चाय एक ही एम्प्लॉय पी जाता है। चाय का खर्चा, कॉफी का खर्चा, स्नैक्स का खर्चा, किसी भी तरह के छोटे मोटे जो रिफ्रेशमेंट्स होते हैं उनका खर्चा, सब जो एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है सब टैक्स फ्री है। अच्छा सर फिर तो जैसे मान लो समोसा मिल रहा है स्नैक्स में, ठीक है, समोसा मिला स्नैक्स में, तो एम्प्लॉय कहेगा अरे भाई ये जो समोसा है ना जो मिल रहा है स्नैक्स में, ये तुम हमारे लिए तो दो ही दो, तुम जरा ना हमारे घर के लिए भी पैक कर दो, हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी पैक कर दो। तो ये हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेके जाएंगे ये समोसा, और शाम को जाके हम ये समोसा अपने फैमिली मेंबर्स को देके वहाँ पर हम उनको खिला देंगे। या अगर एम्प्लॉय कहे अरे सुनो ना, आज फिर तो रात का, क्योंकि टैक्स फ्री है ना, तो कितना भी लाखों रुपए खर्च करा लो, तो जब काम खत्म हो जाएगा ना शाम को 6 बजे, वहाँ पर हम सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज़ को लेके चलेंगे ताज होटल में, वहाँ सबको डिनर कराएंगे। तो ताकि इस क्लॉज का मिसयूज ना हो, कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया गया है इस क्लॉज में, जो कि कहता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के दौरान जो टी, स्नैक्स एटसेट्रा मिला है वो तो टैक्स फ्री है। वर्किंग आवर्स के बाद अगर कोई टी, स्नैक्स एटसेट्रा हमने अपने एम्प्लॉय को दिया है वो टैक्सेबल माना जाएगा, टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो तुम खेल नहीं सकते इन सेक्शन से, इनको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, इनसे तुम कोई अनड्यू बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते। हाँ, जब काम कर रहे हो, काम के दौरान तुम्हें कॉफी की जरूरत है, चाय की जरूरत है, स्नैक्स की जरूरत है, टैक्स फ्री माना जाएगा जो भी एम्प्लॉयर तुमको दे रहा है। पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में तो क्या होता है, कॉफी मशीन, टी मशीन्स लगी होती हैं। आप खुद जाओ कैफेटेरिया, कॉफी निकालो, पी लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी मर्जी दिन में पियो, कोई पैसे नहीं लगते, कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आप एमएनसी किसी बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो, और अगर आप किसी लाला टाइप की कंपनी के एम्प्लॉय हो तो वहां तो भाई ऐसे ट्रे में आपको दिन में 2 बार चाय रख के ली जाएगी और आपको एक ही कप लेना है, 1 कप से ज्यादा आप ले नहीं सकते।
ये डिफरेंस होता है एमएनसी में जॉब करने का और लाला कंपनी में जॉब करने का। तो अब आप सोच लो आपको एमएनसी में जॉब करना है या आपको लाला कंपनी में जॉब करना है, चॉइस इज योर्स। डेफिनेटली एमएनसी का जो कल्चर मिलता है, एमएनसी में जो आपकी ग्रूमिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर presentation skills, the way you dress up, the way you get groomed, the way you present yourself, everything is class apart in case of MNCs, जो कि आपको किसी लाला टाइप की कंपनी में या किसी मे बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उतना लेवल पे ना मिले जितना MNCs में मिलता है। सो पहला एग्जेम्प्ट परक्विजिट जो है वो है टी, स्नैक्स एटसेट्रा विच इज सर्व ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। फिर कोई भी फूड अगर आपको मिलता है इन वर्किंग प्लेस में अगर आपको किसी भी तरह का फूड मिलता है तो भाई वो भी टैक्स फ्री माना जाएगा। तो देखो यहां पर ना मील्स था, मील्स, फ्री मील्स। तो अब ये फ्री मील्स में सिर्फ वो वाले मील्स काउंट होंगे जो टैक्स फ्री की कैटेगरी में। कौन से वाले मील्स आएंगे? जो इन वर्क प्लेस मिला है। अगर सपोज आप घर गए, अपने घर में आपने पूरी फैमिली के लिए डोमिनोज से पिज्जा मंगाया और अपनी कंपनी को बोला इसको ये पिज्जा मैंने मंगाया है, पेमेंट तुम कर दो, तो वो टैक्स फ्री नहीं होगा क्योंकि वो वर्क प्लेस से बाहर खरीदा है आपने फूड। वो इस कैटेगरी में आएगा, फ्री मील टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉन टैक्सेबल कौन सा होगा? एग्जेम्प्ट कौन सा होगा? ऐसा डोमिनोज का पिज्जा जो आपने ऑफिस में रहते रहते मंगाया और उसका बिल कंपनी ने पे कर दिया, वो होगा फूड इन वर्क प्लेस के अंदर। और फूड आउटसाइड वर्क प्लेस, आप संडे को अपने फैमिली को लेके गए लंच पे, आपने अपने कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को फोन किया, फाइनेंस मैनेजर पे कर दो, लंच का बिल आया है 10,000 रुपए। आप गए थे बहुत बड़े होटल में, बड़े महंगे होटल में, 10,000 रुपए आपने कंपनी को बोला पे कर दो, ये फ्री मील है ना, फूड है ना, एग्जेम्प्ट होता है परक्विजिट। फाइनेंस मैनेजर कहेगा ना, एग्जेम्प्ट वो वाला होता है जो इन वर्किंग प्लेस होता है। अगर वर्किंग प्लेस से बाहर कोई मील आता है तो वो मील टैक्सेबल होता है और तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए या 10,000 रुपए जो भी बिल आया है उससे बढ़ा दी जाएगी। तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा इस वाली सैलरी पे। बताओ पे करूं या ना करूं? तुम कहोगे ना बाबा ना मत पे कर, फालतू में क्या फायदा होगा, टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स एडिशनली पे करना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पे करना। सो फूड विच इज सर्व्ड इन वर्किंग प्लेस इज एग्जेम्प्ट। मील और फूड विच इज सर्व्ड आफ्टर द वर्किंग प्लेस इज टैक्सेबल। ये डिफरेंस है बिटवीन दिस फूड एंड दिस फूड। ठीक है सर। रिक्रिएशन फैसिलिटीज, अगर आपकी किसी भी तरह की रिजुविनेशन फैसिलिटीज होती हैं, जैसे पता है क्या होता है, कई कंपनीज ना अपने ही प्रेमाइसिस में, अपने ही ऑफिस के प्रेमाइसिस में कुछ क्लब्स खोलती हैं, जैसे फूसबॉल तुमने देखा होगा, एक बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है, ऐसे दो आप डंडियां पकड़ते हो और उसमें ना प्लास्टिक के इंसान लगे होते हैं, प्लास्टिक के डॉल से, और बॉल आती है और आप फटाफट ऐसे ऐसे करके उसे मारते हो, बॉल को आपको दूसरी साइड पे भेजना होता है, इसे बोलते हैं फूसबॉल। तो कंपनीज क्या करती हैं, क्लब्स बनाती हैं अपने ऑफिस के अंदर कि भाई अगर आपको मान लो थकान हो गई, आप बहुत काम कर रहे हो, मेहनती आदमी हो, आपने पूरे दिन बहुत सारा काम किया, काम करने के बाद आप थक गए बहुत ज़्यादा, थकने के बाद आप गए उस रिक्रिएशन वाली फैसिलिटी में जो आपने क्लब बनाया हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा खेला, आपका मूड रिजुविनेट हो गया। तो वो जो खर्चे हैं रिक्रिएशन के, जो फैसिलिटी बनाई गई है आपके बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, वो फैसिलिटी भाई होती है टैक्स एग्जेम्प्ट। उसका कोई चार्ज आप एम्प्लॉय से नहीं भुगतोगे, जबकि बेनिफिट कौन उठा रहा है? एम्प्लॉय। लेकिन फिर भी उसकी टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉय के हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि रिक्रिएशन है जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर वर्क हो रही है। तो ये रिक्रिएशन डेफिनेटली आपके हाथ में सैलरी नहीं होगी, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, अगर आप गए अप्पू घर अपनी पूरी फैमिली के साथ, अप्पू घर या वर्ल्ड ऑफ वंडर्स या कोई भी और इस तरह का रिक्रिएशन पार्क, आप गए अपनी पूरी फैमिली के साथ और आपने अपनी पूरी की पूरी फैमिली का जो बिल आया था अप्पू घर का या इन रिक्रिएशन वाले पार्क का, इस बिल को आपने दे दिया कंपनी को और कंपनी को बोला अरे सुनो कंपनी, लो ये बिल और ये बिल तुम रीइंबर्स कर दो, तो वो बिल टैक्सेबल परक्विजिट की कैटेगरी में आएगा भाई, वो नॉन टैक्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिक्रिएशन फैसिलिटी नहीं हुआ जो ऑफिस के अंदर प्रोवाइड हुआ या जो वर्किंग प्लेस के दौरान प्रोवाइड हुआ, वो तो आउटसाइड ऑफिस प्रोवाइड हुआ, वो तो वर्किंग प्लेस के बाहर प्रोवाइड हुआ। सो टैक्सेबिलिटी डिसाइड करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई रिक्रिएशन फैसिलिटी आपने कहां पर
प्रोवाइड करी है, आपने रिक्रिएशन फैसिलिटी को किस तरह प्रोवाइड करा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं डिटेल में सब चर्चा करूंगा, टेंशन मत लो। अभी तो ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं ना, तो इसलिए अभी ऊपर ऊपर की बातें समझा रहा हूं। अभी तो एक एक के अंदर घुस के मैं प्रॉपर कंप्यूटेशन तुम्हें कराऊंगा जब हम इसके मेन सेक्शंस पे आएंगे तो। ठीक है सर। देन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशन। तो भाई एम्प्लॉयर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, एम्प्लॉयर जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो अपने एम्प्लॉयज को सेल करता है एट कंसेशनल प्राइसेस, सस्ते दरों में अपने एम्प्लॉय को वो सेल करता है। ये जो सस्ते दरों में वो अपने एम्प्लॉय को सेल करता है, जितना सस्ता उसने सेल किया वो बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। मैं तुम्हें देता हूं एग्जाम्पल, और बहुत ये घटना याद कर करके मेरे दिल में बहुत ज़्यादा टीस उठती है, पीड़ा उठती है। तो मैं करता था ऑडिट एडिडास का। एडिडास वन ऑफ द बिगेस्ट शू ब्रांड्स ऑफ द कंट्री, और एडिडास को ऑडिट करते हुए उसका जो फाइनेंस मैनेजर था वो रोज़ नए शूज़ पहन के आता था एडिडास के, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव वाले। तो एडिडास के शूज़ 8,000 10,000 इतने तक के होते हैं। तो जो उसका फाइनेंस मैनेजर होता है जिसके साथ मैं काम करता, मैं ऑडिटर था, वो क्लाइंट था, तो वो रोज नए शूज पहन के आए। मैं उससे बोलूं सर आपके पास तो एडिडास के बहुत सारे शूज हैं। तो कहता है हाँ सर, एक्चुअली एम्प्लॉयज को ना जितने भी शूज होते हैं जो आप 10,000 या 8,000 के मार्केट में लेते हो, एम्प्लॉयज को ये 1,000 रुपए 500 रुपए 1,500 रुपए के देते हैं बेनिफिट के लिए। तो सोचो, जो शू 10,000 का बिक रहा है मार्केट में, एम्प्लॉय के लिए है 1,000 का। 9,000 रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉय को पहुंचाया एम्प्लॉयर ने। जी हां, 9,000 रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉय को पहुंचाया एम्प्लॉयर ने। जो 9,000 का बेनिफिट एम्प्लॉय को पहुंचाया एम्प्लॉयर ने, वो 9,000 का बेनिफिट विल एक्ट एज अ परक्विजिट। ये ऑफकोर्स ये परक्विजिट है, लेकिन क्या ये टैक्सेबल है या ये नॉन टैक्सेबल है? सर आंसर इज ये नॉन टैक्सेबल है। ये नॉन टैक्सेबल परक्विजिट की डेफिनेशन में आएगा। शर्त देखना क्या है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हो वाले गुड्स अगर कंसेशन पे देगा तो टैक्सेबल होगा। सपोज एडिडास कंपनी है और वो एडिडास के शूज नहीं, वो किसी और प्यूमा के जैकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है एम्प्लॉय को। बताना वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? सर वो पक्का टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है सर, बात समझ में आई? सो एग्जेम्प्ट कौन सा होगा? व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, ऐसे वाले गुड्स को अगर कंसेशनल प्राइस पे दे देगा तो जो कंसेशन होगा, जो बेनिफिट एम्प्लॉय को पहुंचा है, वो बेनिफिट एग्जेम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट परक्विजिट है कन्वेंस। कन्वेंस मतलब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक गाड़ी प्रोवाइड करी है और वो गाड़ी का काम है होम से ऑफिस लेके आना एम्प्लॉय को, और ऑफिस से होम तक लेके जाना एम्प्लॉय को, तो उसे बोलते हैं कन्वेंस परक्विजिट। अब भाई ये जो कन्वेंस परक्विजिट होता है ये मोस्टली कैब्स के फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जहां पर कैब्स दी जाती हैं एम्प्लॉय को, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉय को। तो सुबह सुबह एक शेड्यूल्ड टाइम पे कैब आएगी और एम्प्लॉय को पिक करके उसके घर से ऑफिस तक लेके जाएगी। तो घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक जाने का जो आपको कन्वेंस दिया गया है, मतलब जो आपको मोड ऑफ कन्वेंस दिया गया है, जैसे आपको गाड़ी दी गई है, तो उसे बोलते हैं हम परक्विजिट ऑफ कन्वेंस। ध्यान रहे ये घर से ऑफिस तक का और ऑफिस से घर तक का ही गाड़ी में आपका सफ़र होना चाहिए। ये गाड़ी का सफ़र किसी और डेस्टिनेशन तक नहीं होना चाहिए। अब आप यहां पर हो गए मेजरली कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि आपने एक अलाउंस भी पढ़ा है जो कि होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है फुल्ली टैक्सेबल। तो अगर ये घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने का खर्चा आपको कैश में दे दिया जाए और आपके लिए गाड़ी मुहैया ना कराई जाए तो उसे हम बोलेंगे अलाउंस। भाई अगर वो मिलता है अलाउंस तो वो होता है फुल्ली टैक्सेबल। और वहीं अगर यहां पर आपको गाड़ी दे दी जाए तो ये होता है टैक्स फ्री। तो एग्जामिनर भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए डेफिनेटली कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट में खिचड़ी बनाने की कोशिश करेगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टैक्स फ्री है और कौन सा टैक्सेबल है। अलाउंस अगर पैसे मिले घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के तो वो होगा फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, उसका एक एक्सेप्शन होता है भाई, अगर ये पैसे मिलते हैं ब्लाइंड, डम एंड डेफ या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को, तो वो उसके हाथ में 3200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है।
ठीक है सर, याद आ गया। लेकिन अगर ये मिलेगा कन्वेंस के रूप में, मतलब आपको कैश नहीं मिला लेकिन एक्चुअली आपको गाड़ी दे दी गई, जो गाड़ी आपको घर से ऑफिस ले जा रही है, ऑफिस से घर लेके आ रही है, तो वो भाई होगा टैक्स फ्री आपके हाथ में, वो होगा एग्जेम्प्ट आपके हाथ में। सो दिस इज द कन्वेंस विच इज अ परक्विजिट विच इज टैक्स फ्री। देन ट्रेनिंग, किसी भी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को। ट्रेनिंग दो टाइप की हो सकती हैं, जो आपके जॉब में काम आए ट्रेनिंग, उस टाइप की ट्रेनिंग हो सकती है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग, और दूसरी हो सकती है नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग। नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग होती है भाई सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, मतलब आपको कम्युनिकेशन कैसे रखना है, आपको ईमेल कैसे लिखनी होती है, आपको अपना हैंडशेक कैसे करना होता है, आपको उठना बैठना कैसे होता है, ये भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है बड़ी बड़ी एमएनसीज में, ताकि आप अपने आप को अच्छे से कॉन्डक्ट कर सको, ताकि अपने आप को प्रेजेंट आप अच्छे से कर सको। तो भाई चाहे आपकी ट्रेनिंग हो टेक्निकल, चाहे आपकी ट्रेनिंग हो नॉन टेक्निकल, अगर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जा रही है तो डेफिनेटली उनके बेनिफिट के लिए ही दी जा रही है, और उनसे एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, तो इनडायरेक्टली आप उन एम्प्लॉइज को बेनिफिट पहुंचा रहे हो। ऐसी कोई भी ट्रेनिंग होती है टैक्स फ्री। ये परक्विजिट तो होता है लेकिन होता है टैक्स फ्री परक्विजिट। सो ट्रेनिंग इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट। देन परक्विजिट रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर सर्विसेज दे रहा है, देखो डिफरेंस देखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय जो इंडिया के अंदर सर्विसेज दे रहा है, सारे परक्विजिट हो जाएंगे टैक्सेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है, जैसे एग्जांपल आपको अलाउंस में भी याद होगा, किसी भी एम्बेसी में कोई एम्बेसडर की टीम है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री से जो कनेक्शन में रहती है, भाई इस तरह की कोई भी ऐसी सर्विस जो आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड हो रही है, उसमें किसी भी तरह का परक्विजिट अगर मिलता है तो वो परक्विजिट टैक्स फ्री होता है, वो परक्विजिट एग्जेम्प्ट होता है। देन मेडिकल फैसिलिटी, किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी अगर आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, जैसे भाई कई कंपनीज ना अपने कंपनी प्रेमाइसेस में एक क्लिनिक खोल देती हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर को बिठाती हैं, ताकि अगर किसी भी एम्प्लॉय को डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। सिमिलरली कई कंपनीज में साइकेट्रिस्ट बिठाया जाता है, साइकेट्रिस्ट को पैसे दिए जाते हैं, शाम को 4 से 6 बजे तक साइकेट्रिस्ट आएगा और कंपनी में बैठेगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, काउंसलर्स बैठेंगे, अगर आपको किसी भी तरह का काउंसलिंग करवानी है उनसे, तो आप उनसे काउंसलिंग करा सकते हो। तो किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है जो एक एम्प्लॉयर दे सकता है अपने एम्प्लॉय को, चाहे वो चेकअप से रिलेटेड भी क्यों ना हो सकता है, चेकअप करवा के आ जाओ आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फलाने फलाने हॉस्पिटल में, पैसे हम बियर कर लेंगे। तो इस तरह का किसी भी तरह का अलाउंस जो मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अब अगेन मुद्दे की बात सुनना, अगर ये मेडिकल फैसिलिटी परक्विजिट के रूप में ना मिले और अलाउंस के रूप में मिले, मतलब आप खुद चेकअप करके आओ मेदांता मेडिसिटी में और आप बिल लाके कंपनी को दे दो और कंपनी वो बिल का पैसा आपको दे रही है, मतलब अलाउंस की तरह आपको दे रही है, वो हो जाएगा अलाउंस, वो होगा फुल्ली टैक्सेबल। और अगर कंपनी आपसे ये कह रही है कि जाओ ये एफिलिएटेड हॉस्पिटल है हमारे, इस हॉस्पिटल से तुम अपना इलाज करा लो, सारा खर्चा हम लोग बियर करेंगे, तो वो बन जाएगा परक्विजिट। तो मेडिकल फैसिलिटी जो परक्विजिट होता है वो होता है एग्जेम्प्ट, जो अलाउंस की तरह आपने दे दिया वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। अगेन एग्जामिनर भरसर प्रयास करेगा आपको यहां पर कंफ्यूज करने का, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये देखना है कि ये किस नेचर का है, ये अलाउंस के नेचर का है या फिर ये परक्विजिट के नेचर का है। अगर ये है परक्विजिट के नेचर का तो ये होगा टैक्स फ्री, एग्जेम्प्ट होगा। अगर ये है अलाउंस के नेचर का तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। देन लास्ट लीव ट्रैवल कंसेशन, भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग तरह का ये एक परक्विजिट होता है जहां पर एम्प्लॉइज को छुट्टी लेने में मोटिवेट किया जाता है, छुट्टी लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि वो छुट्टी लें और बाहर जाएं। और कई कंपनीज जब एम्प्लॉय छुट्टी ले रहा है अपनी फैमिली के साथ, जहां वो जा रहा है वहां पर उसके ट्रैवल का खर्चा रीइंबर्स करते हैं एम्प्लॉय को, ट्रैवलिंग का खर्चा खुद बियर करते हैं, और होटल जहां पर वो रह रहा है उसका खर्चा खुद बियर करते हैं। तो इस तरह के खर्चे खुद बियर करती है कंपनी, खुद बियर करती है इस तरह के खर्चे एम्प्लॉय के बिहाफ पे, भाई इसे कहते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। तो लीव ट्रैवल कंसेशन जो आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, उनके हॉलीडेज स्पॉन्सर कर रहे हो, हाँ होता है, हॉलीडे स्पॉन्सर करती है कंपनी। तो अगर इस तरह के किसी भी तरह के आप परक्विजिट दे रहे हो एम्प्लॉय को, वो एग्जेम्प्ट होंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपने देखा होगा बाजार में आप जब चीज़ें लेने जाते हो तो लिखते हैं 20% ऑफ ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, छोटा सा स्टार बना होता लिखता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सिमिलरली इसमें भी हैं भाई कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई जो हम अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे।
तो ब्रॉडली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया परक्विजिट्स का, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया अलाउंसेस और परक्विजिट में। परक्विजिट जो टैक्सेबल परक्विजिट होते हैं वो कैलकुलेट किया जाते हैं, अलाउंसेस के केस में एग्जेम्प्ट अलाउंस कैलकुलेट किया जाता है और माइनस करके टैक्सेबल निकलता है। परक्विजिट के केस में सीधा हम टैक्सेबल परक्विजिट कंप्यूट करते हैं, जो कि रूल्स और सेक्शंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ठीक है, ये था एक ब्रीफ सा स्नैपशॉट हमारे परक्विजिट्स के सेक्शन का। और अब आओ शुरू करते हैं अपने परक्विजिट का एक्चुअल कंप्यूटेशन।